नमस्ते साथियों, स्वागत है एग्जाम वट में और एग्जाम वट के एपिसोड सीरीज 3 में। चलते चलते की सीरीज में पहली सीरीज में हमने बात की थी एमए हिंदी साहित्य की जो प्रवेश परीक्षा है, खासकर सीयूईटी के थ्रू उसकी तैयारी कैसे करें। दूसरे एपिसोड में हमने चर्चा की थी एनडीए सीडीएस को लेकर कैसे तैयारी करें, क्या क्या ऑप्शंस हैं। आज थर्ड एपिसोड में हम फिर आ पहुंचे हैं हिंदी साहित्य के द्वार, एक ऐसी विधा जो कहीं ना कहीं अपने आप में अलग है, विशेष है, खास है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको हर एक सेशन में भले ही अगर विषय सेम है लेकिन आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। आज हमारे साथ इस चलते चलते के तीसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे राम गोविंद जेएनयू से मास्टर्स फाइनल ईयर में है, नेट जेआरएफ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर चुके हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि राम गोविंद, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बाद मास्टर्स में प्रवेश लेने की, और राम गोविंद एक ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी बैचलर डिस्टेंस लर्निंग से पूरी की थी, लेकिन उसके बाद भी जेएनयू पहुंचते हैं। जेएनयू पहुंचने के बाद नेट जेआरएफ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं। तो इससे एक चीज क्लियर होती है, जरूरी नहीं कि सारे संसाधन आपके पास इनिशियल फेजेस में हों। बिना संसाधनों के भी जंगें लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं। साक्षात जो उसका एक परिणाम है वो आपके सामने खड़े हैं। आज के इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पे। हिंदी साहित्य का संदर्भ तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं को कैसे आसानी से पास किया जाए उस पर भी चर्चा होगी। कैसे इन्होंने किया उसे, हिंदी साहित्य अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप कैसे कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से जेएनयू तक कैसे पहुंचा जा सकता है, या फिर नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं को कैसे पास किया जा सकता है। तो स्वागत है राम गोविंद आपका। राम गोविंद, मेरा पहला सवाल है आपसे, जेएनयू के लिए कुछ स्पेशल, क्योंकि आप गजल भी लिखते हैं जैसा आपने बताया था मुझे, तो क्या कहेंगे जेएनयू के लिए? जेएनयू अपने आप में वाकई अद्भुत है। मैं पहली बार आया था तो यहाँ मतलब बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं पहले कभी ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट किया है, तो यहाँ आया तो एक अलग दुनिया थी मेरे लिए, नया अनुभव। तो यहाँ से जब वापस गया गाँव में, तो गाँव में एक अलग वो हो जाता है कि जेएनयू में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ मैंने एक शेर लिखा था कि जेएनयू में आने का कुछ असर हुआ यूँ, जेएनयू में आने का कुछ असर हुआ यूं कि लोग मेरे वालिद को सलाम करने लगे। अरे बहुत खूब। तो ये कहीं ना कहीं सार्थक है जब आप जेएनयू में पहुंचते हैं, जेएनयू में आ जाते हैं। जेएनयू में आने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं, जीवन में बदलाव आते हैं, सकारात्मक बदलाव आते हैं लोगों के जीवन में। राम गोविंद, मेरा पहला सवाल आपसे जो एकेडमिक से जुड़ा हुआ है, जब आपने ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग से पूरी की तो कहीं ना कहीं मन में एक टीस होगी कि अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया मैं, ठीक है, लेकिन ये होप भी नहीं किया होगा कि इतना बड़ा कॉलेज एकदम मिलेगा। दरअसल जेएनयू का थॉट कहाँ से डेवलप हुआ? दरअसल मुझे तो पता ही नहीं था कि जेएनयू नाम की यूनिवर्सिटी, क्योंकि गांव में इसके बारे में नहीं पता होता है। हाँ। तो मुझे कहीं से बीएचयू के बारे में पता चला था कि बीएचयू एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ कविता के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं पहली बार मतलब बीएचयू के बारे में मैंने सर्च किया गूगल पे। तो वहाँ पर दरअसल मध्यवर्गीय परिवारों की मेन समस्या होती है पैसे की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर एक वो था कि टॉप 10 सस्ती यूनिवर्सिटी लिखा था, तो मैंने उस पर सर्च किया तो उसमें पता चला जेएनयू भी है, जो बहुत ही सस्ती है। तो मुझे पता चला जेएनयू नाम की कोई यूनिवर्सिटी है। तो मैं यहाँ पर फिर मैं फॉर्म भरा, बीएचयू भी भरा था, हैदराबाद भी भरा था। तो हैदराबाद में भी 3rd रैंक की आई थी, बीएचयू में भी मतलब 4th रैंक आई थी, और यहाँ भी जेएनयू में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, तीनों जगह हुआ। तो मैं ड्यू भरा नहीं था क्योंकि ड्यू में मेरी इकोनॉमी इतना था नहीं। समझ सकता हूँ, मैं खुद एक छोटे से गांव से आके यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करना ये अपने आप में बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन जेएनयू जैसे संस्थानों में संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जैसे कि सबको पता है 5 रुपये एडमिशन, 106 रुपये 6 महीने की फीस। तो वह गाँव में जब पता चलता है किसी को तो वो तो मानते ही नहीं कि इतना सस्ता भी कुछ होगा, मतलब इतनी अच्छी सुविधाएं हैं। और बाकी जेएनयू अपने आप में अद्भुत है। ये तो है। दूसरा मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, थोड़ा आगे की तरफ हो जाएंगे। दूसरा मेरा एक सवाल ये रहेगा आपसे राम गोविंद कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में आते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ निकाला, एक चीज़ होती है कि लोग कई बार संसाधनों के अभाव बताते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास ये संसाधन नहीं है, ये संसाधन मिल जाते तो शायद हम नेट जेआरएफ कर लेते। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी रही, स्टूडेंट बिल्कुल जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो दरअसल मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, और सेल्फ स्टडी से ही जेआरएफ मेरा निकला, और उससे भी नेट का भी मतलब जेआरएफ जो जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम वो भी सेल्फ स्टडी से ही निकला था। तो मैंने केवीएस मदान की पढ़ी थी बुक्स,
ठीक वो है। मैंने 2-3 बार रिवाइज की थी और मैथ पे। एक मिनट, तो जो बुक्स बता रहे हैं राम गोविंद, उनको जरूर नोट करते चलेंगे, कौन कौन सी किताब में, स्ट्रेटजी नोट करते चलें आप, क्योंकि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको। तो या राम गोविंद, दरअसल KVS मदान जो है अच्छी बुक है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उसकी हिंदी थोड़ी टफ है। हाँ, अनुवादित हिंदी टफ होती है, लेकिन मतलब हिंदी वाले को इतनी तो समझ आनी ही चाहिए। और अच्छी बुक है, और उसके जो पीछे क्वेश्चन होते हैं 200-300 जो बहुविकल्पी हैं, वो अगर अच्छे से आप करेंगे तो एक मोटा मोटा आपका पता चल जाता है कि इसका सिलेबस क्या होगा। और बाकी टेस्ट सीरीज अगर कहीं मिल जाए बायजूस या कहीं भी किसी भी टेस्ट सीरीज से, तो सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज है। और बैक पेपर तो मेरा मतलब रामबाण इलाज है, बैक पेपर तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि तुम किस तरह कितना मतलब कर सकते हो। तो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेट जेआरएफ के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और कहीं ना कहीं नेट जेआरएफ आपको आने वाले समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, यानी कि हम कहें तो जो धन के तरफ से देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिल जाती है। जब आप पीएचडी में जाते हैं आपको 35,000 पर मंथ जो स्कॉलरशिप मिलता है, जेआरएफ मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, उनसे लड़ने में बहुत मदद करता है। एक चीज और जानना चाहूंगा राम गोविंद, जैसा जेएनयू में होता है कि हिंदी साहित्य में आइए, पॉलिटिकल साइंस में आइए, जहां देखो सबका सब लगभग जेआरएफ लेके बैठे होते हैं। इसके पीछे क्या ऐसा महत्वपूर्ण है कि जेआरएफ लगभग सब क्रैक कर लेते हैं? और कई बार हम जाते हैं छोटे छोटे विश्वविद्यालयों में या राज्य के विश्वविद्यालयों में, हम देखते हैं कि 1-2 छात्र होते हैं जो जेआरएफ क्लियर कर पाते हैं। तो मतलब इसमें क्या, मतलब जो लोग आपको देख रहे होंगे वो एक चीज जरूर समझना चाहेंगे, आखिर ऐसा क्या है जेएनयू में या फिर हैदराबाद में या बीएचयू में कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, तो यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो भी सबसे मतलब अच्छे तरीके से लिया जाता है। यहाँ की एंट्रेंस एग्जाम जो है वो जेआरएफ की रीढ़ मानी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ एंट्रेंस एग्जाम इतना टफ लिया जाता है कि बाकी यूनिवर्सिटी तो एग्जाम निकाल ही देता है जो यहाँ का निकाल अब तो सीयूईटी हो गया, अब तो CUC मतलब हो गया। जैसे फिर भी यहाँ का जो पढ़ाई है, यहाँ जैसे यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो बाकी बच्चों को डेवलप करते हैं। बाकी जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ बच्चों को डेवलप किया जाता है। मैंने सुना है कि हिंदी साहित्य की जो कक्षाएं होती हैं उनमें आपको पूरा ग्राफिक्स वगैरह बना के लाइक आपको पूरा समझाया जाता है, पिक्चर्स वगैरह के थ्रू भी हिंदी पढ़ाई जाती है। हाँ, प्रोफेसर अच्छे हैं और पढ़ाई जाती है, समझाया बाकायदा अच्छा समझाया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं मतलब डेवलप। और जो यहाँ की लाइब्रेरी है, विशेषकर सबको पता है कि लाइब्रेरी यहाँ की तो है। हाँ, और जैसा कि 24 घंटे यहाँ आज़ादी का माहौल है, बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ हम भी खुद जेआरएफ के टाइम 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक पढ़े हैं, और काफ़ी 12-12 घंटे हमने पढ़ाई की जेआरएफ के लिए। तो ये यहाँ का एक माहौल है कि एंट्रेंस एग्जाम का जो है आधी तैयारी एंट्रेंस एग्जाम में हो जाती है। उसके बाद जब यहाँ आते हैं आप, तो उसके बाद तो मतलब ये कहा जाए कि मेन तैयारी केवल पेपर 1 की बचती है नेट जेआरएफ में, आगे जेएनयू आते हैं। हाँ, ये मान लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। हाँ, पेपर 1 की। और पेपर 1 भी अगर मैथ जिसका साइंस से हुआ है, तो मैथ अगर अच्छा है, मैथ रीजनिंग वगैरह, तो लगभग उसका हो जाता है, थोड़ा बहुत तैयारी करे अच्छे से। तो मतलब जेआरएफ निकालने का सबसे सही तरीका इन्होंने जो कि देखिए, बिना अध्ययन के तो कुछ हासिल होता नहीं है। चाहे आप जेएनयू में आ जाएं, कहीं भी आ जाएं, अगर आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना है, आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप जेएनयू में है, बीएचयू में है, कानपुर यूनिवर्सिटी में है, राजस्थान विश्वविद्यालय में, फर्क नहीं पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए एक तो कंटेंट को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना, दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा अभी आप मुझे रास्ते में कुछ सुना रहे थे जेएनयू से रिलेटेड, वो क्या काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस तक भी वो पहुँचे। अच्छा, वो मैंने दरअसल मैं जेएनयू की डायरी नाम से कुछ लिख रहा हूँ, तो उसके मैंने फर्स्ट पेज पे कुछ दुकान थे, या कविता मान लें या गद्य मान लें, तो वो मैं लिखा है, वो मैं सुना देता हूँ आपको। तो जेएनयू की डायरी, कभी आप आइए जेएनयू में, तो अगर राम गोविंद से मिलने का मौका मिले तो अवश्य इनसे सुनिएगा, काफ़ी अच्छा है। अभी भी आप सुनेंगे, उसका तो स्टाइलिंग भी काफ़ी बेहतर है जी। तो मैंने जो देखा था उसको फर्स्ट पेज पे कि जेएनयू को देखना हो तो रात को देखो, जब भी 2-3 बजे लाइब्रेरी से लौटता हूँ तो जगह जगह लाइटें दिखती हैं जो कहती हैं कि अभी रात नहीं हुई। कभी उन लाइटों के पास जाकर तस्वीरें खींचता हूँ तो पता चलता है कि कितना तन्हा हूँ। लोग बहुत बड़ा बोझ और लंबा सफ़र लेकर आते हैं कि वहाँ हलचल होगी, पर यहाँ तो सब स्थिर एकांत। जब भी सेंटर की छतों पर जाता हूँ तो जेएनयू की सीमाओं तक अंधेरा, उसके बाद टिमटिमाती लाइटें, वहाँ हवाओं की झोंकों में सोचता हूँ कि सो जाऊँ, मगर ऐसे मौसम में तो सिर्फ ख्वाब आते हैं। हाँ, जेएनयू में सोता कोई नहीं, बस जागने की वजह अलग अलग है। जेएनयू में घर में ना होने का एहसास नहीं होता। यहाँ की पगडंडियाँ, दोस्त, ढाबे की बहस, शायद मैं कभी जेएनयू को छोड़ पाऊँ। हाँ, मगर आता रहूँगा देर सवेर। ये लिखते हुए कलम रुक जाती है अक्सर।
बस उसका जिक्र नहीं लिख पाता, हाँ हाँ उसी का, सिर्फ उसी का। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब लिखा है इन्होंने। आप जेएनयू कहीं ना कहीं घर से रह के भी फील कर पाते होंगे, जिनका सपना होगा देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालय में पढ़ने का, वो लोग जब जेएनयू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जेएनयू के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सच कहूँ जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने जानना समझना भी अपने आप में एक अलग है, पढ़ना एक अलग विधा है। साहित्य के विद्यार्थी के जैसे ये साहित्य के विद्यार्थी हैं, उसके तौर पे अगर कहा जाए तो जेएनयू कहीं ना कहीं वो स्थान है जहां स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं बल्कि गढ़ा जाता है। आई एम राइट? जी बिल्कुल। यहाँ जो बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि मतलब एक शिक्षा दी जाती है और टीचर का कोई उतना दायित्व नहीं रखते, प्रोफेसर आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक प्रोफेसर की पूरी जिम्मेदारी होती है। प्रोफेसर खुद कहते हैं कि कोई पर्सनली भी अगर किसी को समस्या है, लड़कियों को विशेषकर, तो वो हमसे मतलब घर पे आके मिल सकते हैं। हम लोग जाते भी हैं प्रोफेसरों घर पे, कोई भी प्रश्न पूछना हो या किसी भी, तो वो अच्छे से बैठाते हैं, अच्छे से बताते हैं। तो यहाँ एक तो कम सीटों का ये भी फायदा है कि यहाँ एक बच्चे को डेवलप करने में आराम रहता है और बच्चे को गढ़ा जाता है। ये बात आपकी सही है। तो ये देखिए, शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ पे शिक्षक आपको अपने घर आने की अनुमति देता हो और घर आके सवाल पूछने की अनुमति जेएनयू जैसे गुरुकुल में ही मिल सकती है। बाहर की मीडिया क्या कहती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंदर के जो छात्र हैं वो जानते हैं कि जेएनयू ने उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और लोगों की जिंदगियां बदली हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ माँ की जैसे घर का एहसास नहीं होता, ये सच बात है। मुझे शहर अच्छा नहीं लगता, सभी को पता है, मैं नेचुरल वैसा हूँ गांव का। हाँ। तो यहाँ आने के बाद मुझे लगा नहीं कि मैं दिल्ली में हूँ। और यहाँ मेले दशहरा वशहरा कभी मेला हो या किसी भी मेला हो, तो यहाँ पर लोग मतलब टीचर जो हैं वो पैसे भी देते हैं प्रोफेसर कि जाओ मेला देखाओ। तो हम लोग जैसे पैर छूने जाते हैं या ईद वगैरह को वो लोग बुलाते हैं, अच्छे से सत्कार, लगता ही नहीं कि हमारे मेहमान हो, मतलब दोस्त जैसा बिहेवियर करते हैं। यहाँ कोई पैर छूने या वैसा रिवाज नहीं है कि छोटा बड़ा हो, मतलब बहुत दोस्ताना व्यवहार करते हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात, मतलब जेएनयू के प्रोफेसर्स का प्यार देखिए विद्यार्थियों को लेके कि आप मेला देखने जा रहे हैं, आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो सामने से एक राशि भी दे देते हैं कि चले जाइए देख आइए। और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं कहूँगा, जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जहां आप घर से अगर गरीब भी हैं तो आपको कभी ये रियलाइज नहीं करवाएगा कि आपके पास पैसा नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं, वैल्यू उसकी है। दूसरी चीज इन्होंने जो कहा कि जेएनयू कभी घर से बाहर होने का एहसास नहीं करवाता, तो ये सच है। जेएनयू इतना हरा भरा है, दिल्ली में इतना हरा भरा कोई कैंपस नहीं, कोई जगह नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे कि ज्यादातर बच्चे दूर दराज के गांवों से वहां पढ़ने आते हैं उस संस्थान में। और जब आप अंदर होते हैं कैंपस के, तो सच यही है कि लगता है कि अपने गांव के खेतों के बीच में खड़ा हूं और कहीं हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। अलग बात है यहाँ पे हरियाली के नाम पे पेड़ हैं, वो फसलें तो नहीं। तो वो कभी कभी आप देखेंगे जब रात को यहाँ जेएनयू में जब आप आएंगे, कभी यहाँ का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है पीएसआर, वहां जब आप जाते होंगे तो खासकर गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में तो नहीं कहूँगा मैं, गर्मी के दिनों में जब रात को 12 बजे के आसपास उस पत्थर पर जाके जब बैठते हैं, तो एक जो होता है ना कि गांव में छत पे बैठ जाते हैं और बस हवा का एहसास कर रहे होते हैं। बिल्कुल, यहाँ ट्रैवलिंग का तो है ही, और जो एडवेंचरिंग के शौकीन है, ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, उनके लिए तो जेएनयू मील का पत्थर ही समझो। क्योंकि यहाँ जब रात में गर्मियों में विशेषकर इतनी मतलब गर्मी होती है, तो पीएसआर पर बैठना एक अलग माहौल है। लगता है कि जैसे कुल्लू मनाली, उधर उतना माहौल तो नहीं सर्दी, लेकिन फिर भी एक अच्छी हवा, एक सुकून भरी ज़िंदगी। जैसे बाहर देखते हैं दिल्ली में कहीं चिड़ियाँ दिखाई नहीं देती, तो यहाँ चिड़ियाँ भी हैं, यहाँ जो नील गाय वगैरह हैं वो भी हैं, मोर भी हैं। तो ऐसा लगता है किसी जंगल में ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो बहुत अच्छा तो ये सच है कि आपको हॉस्टल्स के पास नील गाय और ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु घूमते फिरते ऐसे मिल जाएंगे जैसे बहुत पालतू हो, घर में पाले हुए हों। दूसरी चीज, जेएनयू के अंदर आपको एक माहौल मिलता है, जो माहौल आपको अलग जिंदगी देता है। खासकर एक सवाल पूछना चाहूंगा जेएनयू से हटके भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल रहता है कि क्या जेएनयू जैसे संस्थानों के अलावा जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जाते हैं, बीएचयू जाते हैं, तो जो आगे का एकेडमिक है, पीएचडी में जब जाना चाहते हैं, तो पीएचडी के लिए आप क्या राय देंगे कि नेट जेआरएफ के बेस पे जब हम अगर 4 यूनिवर्सिटी चुननी हो देश में, तो टॉप 4 यूनिवर्सिटी फॉर हिंदी किसे कहेंगे? मुझे तो लगता है कि टॉप 4 में अगर चुननी हो तो पहली तो जेएनयू ही रहेगी ऑब्वियसली, और दूसरी ड्यू, बीएचयू और हैदराबाद। इन चार एक हिंदी विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। हाँ, वर्धा मैंने सुना है काफी बेहतर। हाँ, वर्धा का भी काफ़ी नाम है, इस टाइम काफ़ी पॉपुलर भी है, मतलब पहले से भी अच्छी है ही। और उसमें एडमिशन मिले तो वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बीएचयू और जेएनयू के बराबर ही।
तो एक तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप विश्वविद्यालय बहुत सोच समझ के चुने, क्योंकि उसका आपके आने वाले एकेडमिक रिसर्च पेपर्स बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड आप जाते हैं अपने पेपर पब्लिश करने, तो उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जब आप हिंदी साहित्य चुन रहे हैं तो बहुत सोच समझ के हिंदी साहित्य में अपना करियर बनाने का जो निर्णय लेते हैं, तो आप जानते हैं कि जेडीयू में हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको हिंदी साहित्य नहीं मिला है तो। एक और आप इनिशियली जो हम गजल पे चलते हैं वापस से, जी जी। तो कुछ सुना दीजिए। अब काफ़ी थोड़ा माहौल रोमांटिक हो जाए तो मैं अपनी एक गज़ल, आजकल प्रेम से हर कोई, और साहित्य वाला विद्यार्थी प्रेम से अलग हो ही नहीं सकता, और प्रेम से अलग कोई भी नहीं रहता, तो मैं एक गज़ल सुना देता हूँ कि जेएनयू के वीराने में किस तरह, मतलब लगता है कि वीराना है लेकिन जेएनयू के अंदर बहुत हरियाली है। तो कि लोगों की तन्हाई लेकर कुछ ख्वाब सजाएं हम दोनों, आओ इस वीराने में एक शहर बसाएं हम दोनों। लोगों की तन्हाई लेकर कुछ ख्वाब सजाएं हम दोनों, आओ इस वीराने में एक शहर बसाएं हम दोनों। और जिसकी छाँव में रात बिठहरे धूप भी आए हंसी खुशी, जिसकी छाँव में रात बिठहरे धूप भी आए हंसी खुशी, हमारे यादों के चौराहे पर एक पेड़ लगाएं हम दोनों, आओ इस वीराने में एक शहर बसाएं हम दोनों। और आंधी वाले आंधी लेकर आए उनका काम, आंधी वाले आंधी लेकर आए उनका काम, हवाओं को आग बनाकर चराग जलाएं हम दोनों, आओ इस वीराने में एक शहर बसाएं हम दोनों। और माना हरियाली चली गई इन रेतीले मैदानों से, माना हरियाली चली गई इन रेतीले मैदानों से, आँखों से सही आंसू ही सही कुछ बूंद गिराएं हम दोनों, आओ इस वीराने में एक शहर बसाएं हम दोनों। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब एक अलग लेवल का गजल का जो होता है कि मतलब फील होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, आप कभी गजल के मंच का एक चेहरा बने। आने वाले दिनों में हिंदी साहित्य को विश्व पटल पे पहुंचाने का जो बीड़ा है, जो बहुत सारे कवियों ने आज उठा रखा है, आप भी उनमें से एक बने भविष्य में। शिक्षा के साथ शिक्षा जगत जो पीएचडी करके आपका मन है एक प्रोफेसर बनने का, उसके अलावा भी जो एक मैं कहूँ कि साथ साथ कविता करने का जो शौक है, वो एक बड़े स्तर पे लेके जाइएगा। और मैं ये कहूँगा कि लक्ष्य जब बड़ा है तो फिर संसाधनों के अभाव ने अगर अभी तक नहीं रोका तो आगे भी नहीं रोकेगा। हाँ बिल्कुल, रोका ही नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ सबको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में पैसे की समस्या होती है। और मेरा तो हाई स्कूल और इंटर 12th मेरा कोई ज़्यादा नहीं हुआ, मेरा 63% इंटर में है। ग्रेजुएशन में मेरा प्राइवेट हुआ, सबको पता है कि 60% नीचे आता है। फिर भी मुझे जिस पर जानकारी नहीं थी कि मतलब जेएनयू क्या है, बीएचयू क्या है, कभी कॉलेज में भी नहीं पढ़ी, फॉर्म भर दिया बस। तो उसके लिए इतनी बड़ी प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आना, संसाधनों की कमी नहीं, मुझे लगता है जो मेहनत करे। और मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की है, मैंने ज़्यादा कोचिंग नहीं ज्वाइन की, और सेल्फ स्टडी की बदौलत यहाँ तक आया हूँ और आगे भी जा सकता हूँ, मेहनत करूँगा अगर। तो ये तो देखिए बहुत ज़रूरी है, इंस्पिरेशन है आप लोगों के जो इनके जूनियर्स आना चाह रहे हैं जेएनयू जैसे संस्थान में। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी मेहनत ही आखिर में काम आती है। कोचिंग्स हो जो भी हो एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मेहनत किस लक्ष्य के साथ कर रहे हैं, आप किस पर्पज के साथ कर रहे हैं। तो आप उस पर अगर फोकस करके चलेंगे डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। आपके सामने इन्होंने बताया अपने बारे में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने कि किस तरह से अच्छे से ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचे, और जेआरएफ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना हंसी खेल तो नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग जेआरएफ के लिए प्रयास करते रहते हैं सालों तक और नहीं निकलता है। कोई बड़ी बात नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही, लेकिन कई लोगों कई बार 5-5-6 अटेम्प्ट देके भी नहीं निकलता है। तो बात यह है कि प्रयास और लक्ष्य दोनों बहुत क्लियर होने चाहिए, जो इनके क्लियर रहे हैं। और नेट जेआरएफ से रिलेटेड हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि इनके साथ एक वेबिनार कंडक्ट करवाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जान पाएँ कि आके नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करनी है, कैसे जेएनयू जैसे संस्थान तक पहुंचना है, वो दूरी कैसे तय करनी है आपको पता होगा। सीयूईटी 2023 पीजी का नोटिफिकेशन आ चुका है, 1 से 10 जून के बीच में आपके एग्जाम्स हैं, मार्च में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो तैयार हो जाएं, इंतजार ना करें सीयूईटी के एग्जाम को लेके। खासकर ये ना सोचें कि आने वाले 2 महीने में हम सब कुछ करेंगे, अभी से लग जाइए ताकि जेएनयू जैसे संस्थान में आप पहुंच सकें। और अब की बार एग्जाम बहुत सही समय पर हो रहा है, तो क्लासेस भी बहुत सही समय पर आरंभ हो जाएंगी। तो गोविंद एक सवाल और है आपसे। जी बिल्कुल। खैर आपका तो नाम ही राम और गोविंद दोनों ही शामिल हैं। मैंने सुना था कि हिंदी के जो कवि होते हैं या फिर हिंदी के शिक्षक होते हैं, उनका नाम ऐसा होता है कि जैसे बिल्कुल भगवान से उनका रिश्ता है।
तो तुमने तो गोविंद और राम को एक साथ रख लिया है। तो इसके पीछे एक कहानी ये है हाँ, कि मेरे गांव में एक टीचर थे। मतलब तो गांव में क्या होता है कि टीचर नाम जो होते हैं टीचर ज़्यादातर रखते हैं हाँ, स्कूल में। हाँ, तो वो टीचर थे तो वो नाम राम से ही शुरू करते थे। अच्छा तो हमारे बैच के या जो आसपास के जितने बच्चे हैं सबका नाम इसी तरह का है, राम अच्छा। गोविंद, राम जी, रामजीत, राम किशोर। मतलब उनका एक प्रिय था हाँ, तो वो हाँ। आगे राम जरूर लगा देते थे। हाँ, हाँ। तो इसीलिए उन्होंने राम गोविंद रख दिया, वो अब तक चल रहा है। तो राम गोविंद बहुत प्यारा नाम है इनका। और सबसे महत्वपूर्ण, अब मैं चलते चलते कि इस तीसरे एपिसोड में स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, और चलते चलते कुछ और अगर सुनाना चाहें तो ऑफ कोर्स सब सुनना चाहेंगे आपसे। सुनाना मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद जैसे मैं भी आया था नया नया, तो मुझे पता नहीं था यहाँ का रूल वगैरह। तो यहाँ सीनियर्स एक तो बहुत हेल्पफुल हैं और यहाँ के प्रोफेसर भी बहुत हेल्पफुल हैं। यहाँ कभी तुम्हें परिवार से अलग होने का मतलब एहसास नहीं होता। और यहाँ की वादियाँ, यहाँ का माहौल, यहाँ की पढ़ाई सब कुछ बहुत अच्छा है। आप यहाँ आए हो, विशेषकर लड़कियों को ये है कि यहाँ जितनी स्वतंत्रता मिलती है बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। यहाँ रात में चाहे किसी मतलब बॉयज हॉस्टल में जा सकते हैं, आ सकते हैं पढ़ाई के लिए, डिस्कशन के लिए। तो कई तरह की छूटें हैं जो बाकी यूनिवर्सिटी में शक की निगाहों से देखी जाती हैं, वो नहीं है। और बाहर जितनी भी अफवाहें फैलती हैं वो अलग की बात है, जब अंदर आओ तो पता चलता है कि क्या खूबियाँ हैं। बाहर वाले तो लोग कहते ही रहते हैं। तो कुछ और सुनाएंगे नहीं अब? सुना देता हूँ मैं। तो ये सच है कि जेएनयू के अंदर स्वतंत्रता काफ़ी है। शक की निगाहों से देखने की अलग बातें हैं, क्योंकि समाज किस नज़रिए से आपको देखता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समाज का अपना एक पैरामीटर है जो कि उन्होंने डिसाइड कर रखा है। उससे बाहर समाज के लोग कभी नहीं आना चाहेंगे और ना आना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखें संसार में तो जितने भी जो कंट्रीज हैं जो आज बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, उनमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं इक्वालिटी जिस लेवल पे देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं हम उसमें काफ़ी पीछे हैं अभी तक। तो वही है कि एक समाज ने अपने पैरामीटर में चीज़ों को बांध रखा है, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने का विषय तो है। मैं एक सुना देता हूँ, थोड़ा मोटिवेशन भी है कि ठहरी हुई है जिंदगी जाने किस मोड़ पर, ठहरी हुई है जिंदगी जाने किस मोड़ पर, अंधेरा ही अंधेरा है हर एक मोड़ पर। मैं जैसे ही निकला एक चिराग लेकर, मैं जैसे ही निकला एक चिराग लेकर, आंधियों ने आ घेरा हर एक मोड़ पर। मैं जैसे ही निकला एक चिराग लेकर, आंधियों ने आ घेरा हर एक मोड़ पर। मुझे मालूम था मुझे अकेले चलना है, मैं गिरकर संभलता रहा हर एक मोड़ पर। अरे वाह, बहुत खूब। एंड थैंक यू वेरी मच जिन्होंने इसे सुना, देखा। और अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो, जेएनयू से संबंधित हो, हिंदी साहित्य से संबंधित हो, नेट जेआरएफ से संबंधित हो, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोशिश रहेगी हमारी तरफ से कि आपको सही समय पे सही जवाब दिया जा सके, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। सो राम गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए जी बिल्कुल। इस एपिसोड में। आपका भी धन्यवाद बुलाने के लिए। और आपको यूँ आगे बुलाते रहेंगे हम, जी बिल्कुल। ठीक है? समय निकाल के आते रहिएगा जी जी। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र समझ पाएँ, जान पाएँ। और ये कहीं ना कहीं हम ये कोशिश भी कर रहे हैं, एक जेएनयू के छात्र होने के नाते, एक जेएनयू का स्टूडेंट होने के नाते मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके कि दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर खासकर एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है जहाँ आपकी जेब में अगर 5 रुपए नहीं है तब भी आप आके पढ़ सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप में पढ़ने की इच्छा शक्ति है तो दुनिया के अंदर गरीबी आपका बैरियर तो कभी नहीं हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं होता है, गरीब मर जाना गुनाह होता है। तो एजुकेशन एकमात्र की है जो आपको हर तरीके की प्रॉब्लम से बाहर निकालती है और हमेशा निकालती रहेगी आने वाली पीढ़ियों को। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं। और साथ ही साथ हमारे सीयूईटी पीजी का सेपरेट चैनल स्टार्ट हो गया है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य के लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं, पेड क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं चलते चलते के नेक्स्ट एपिसोड में किसी मोड़ पे, किसी के साथ, नए विचारों के साथ, नए थॉट्स के साथ। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, ये जिंदगी तुम्हारी, ये सपने तुम्हारे, ये राहें तुम्हारी, ये अरमान तुम्हारे, पूरे तुम्हें करने हैं। कैसे करने हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके राहगीर बन पाएं, आपकी उस यात्रा में आपके साथी बन पाएं। हमारी ये कोशिश रहेगी। धन्यवाद, नमस्ते।